माली के बेटे और शोएब दोनों को ही बुखार चढ़ा आया था। उसके बाद शोएब के घर वालों ने शोएब के कपड़े वगैरह धोए और आधी रात तक फिर हंगामा बरपा रहा। और उसके बाद मैं हवेली के सुराख से अंदर आ गया। मेरे जहन में खौफ का शायबा तक नहीं था। मेरे जहन में तो खौफ की बजाय तजस्सुस ज़्यादा मौजूद था, क्योंकि मुझे इस बात पर तजस्सुस था कि मुझे चढ़कर वहाँ पर देखना चाहिए था कि आखिर उस दरख्त पर, उसकी शाख पर खून कहाँ से आया। और मेरा तजस्सुस दूसरे दिन मुझे माली बाबा के पास लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं माली बाबा के पास सुबह 11 बजे ही पहुँच गया सारी मामलात की तहकीकात करने। माली बाबा का बेटा बदस्तूर अभी भी बुखार में तप रहा था। जैसे ही माली बाबा ने मुझे देखा तो मुझसे कहने लगा, कहिए छोटे सरकार, आपका कैसे आना हुआ? आपको कोई तकलीफ थी तो हमें बुला लिया होता, आप क्यों यहाँ पर तशरीफ़ लाए? कोई काम है क्या? आप बताइए मुझे। तो मैंने उन्हें कहा, माली बाबा मैं तो भाई को देखने आया था, बुखार चढ़ा है ना इन्हें, इसलिए इनकी तबीयत पूछने आया था। अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह मेरे बेटे को ठीक कर दे, माली बाबा ने मुझसे कहा। मगर माली बाबा आप तो कह रहे थे उस दरख्त पर आसेब है, जिन्नात, भूत या किसी रूह का साया है, कोई रूहानी मखलूकात वहाँ पर मौजूद है। तो माली बाबा कहने लगे, हाँ बेटा अब तुम्हें क्या बताएं, ये बात तो बड़े सरकार को भी मालूम है, आपके वालिद को भी अच्छी तरह से पता है कि वो जो दरख्त है वो आसेब ज़दा है, उस पर किसी रूहानी मखलूकात का साया है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि आसेब होने के बावजूद भी वो दरख्त फल खूब देता है। सारे दरख्तों के मुकाबले में उस दरख्त में सबसे ज़्यादा फल लगते हैं। मगर ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन बड़े सरकार तो हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमसे ये कहते जाते हैं कि माली बाबा अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अपने बेटों को अब इस काम पर तुम लगा दो, तुम्हारी जगह, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब तुम्हारे बस का काम नहीं बचा है ये। अब तो तुम्हें इस दरख्त में भी आसेब नजर आने लगे हैं क्योंकि तुम्हारी उम्र हो चुकी है। और बेटा बात तो ये है कि हमारी कोई बात मानता ही नहीं, यहाँ तक कि बड़े सरकार भी हमारी बात पर यकीन नहीं करते हैं। खैर बात यह भी है कि इन आसेबों ने आज तक हमें या हमारे खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि हमें ज़्यादा फल देकर हमारा फ़ायदा ही करवाया है, और यही उस रूहानी मखलूकात की बड़ी मेहरबानी है। मगर बेटा अब आप उस दरख्त की तरफ गलती से भी मत जाना, उस दरख्त की तरफ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बच्चों की फितरत में होता है कि जब उन्हें किसी चीज़ से रोका जाता है या किसी चीज़ के बारे में मना किया जाता है तो बच्चे उसी तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी तरफ ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर जाने का उन्हें मनादी की गई हो। और जबकि उस वक्त मैं भी बच्चा था तो भला उस रात मुझे उस अजाइब दरख्त की, आसेब ज़दा दरख्त की तहकीक से अब कौन रोक सकता था। माली बाबा ने मना करके मेरा इंटरेस्ट उस दरख्त में और ज़्यादा बढ़ा दिया था। रात का कोई 12:30 या 1-1:30 बजे का वक्त होगा। मैं चुपचाप हवेली से बाहर निकल आया और उसके बाद बाहर तक का फासला तय करने में मुझे भला क्या दिक्कत हो सकती थी। हाँ, क्योंकि पिछली रात एक खौफनाक वाकया पेश आ चुका था, तो इसीलिए मैं जानता था कि आज की रात कम से कम कोई लड़का मेरे साथ नहीं आएगा। और फिर वैसे भी मैं उस दरख्त को अकेला ही देखना चाहता था। माली बाबा उस वक्त अपने झोपड़े में थे। मैं फासले तय करते हुए उस दरख्त के पास पहुंच ही गया जिस दरख्त की मुझे तहकीकात करनी थी और जिस दरख्त के बारे में बड़ा मशहूर था कि ये दरख्त आसेब ज़दा है। बेशक आज 14वीं का चांद या 14वीं की रात तो नहीं थी, लेकिन 15वीं का चांद भी 14वीं के चांद से कुछ कम नहीं था। यानी कि 14वीं के चांद में इतनी रोशनी होती है उससे हल्की सी कम ही 15वीं के चांद में भी थी। बल्कि ये समझा जाए तो गलत ना होगा कि एक नौज़ायदा बच्चा एक दिन का हो जाता है तो उसके अंदर तवानाई पैदा हो जाती है। दरख्त के करीब पहुंचकर मुझे उससे मंसूब रिवायतें याद आई, लेकिन यकीनी तौर पर यह बचपन ही था जिसने मुझे खौफज़दा होने नहीं दिया। कुछ देर बाद मैं दरख्त के तने पर बंदर के मानिंद चढ़ता हुआ पहली शाख, फिर दूसरी शाख और फिर तीसरी शाख तक पहुंच ही गया। मैं दरख्त पर चढ़कर उसकी शाखों पर खून तलाश कर रहा था, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उस वक्त दरख्त पर खून तो क्या, खून की एक बूंद भी वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। मैं एक शाख पर बैठा पैर लटकाए बैठा रहा, इस उम्मीद पर कि अब खून की बारिश होती ही होगी, मेरे ऊपर भी खून की बारिश होगी और तब मैं तय करूंगा कि आखिर ये मामला क्या है। ता हद्दे नजर यानी जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक वीरानी और सन्नाटे का राज था। बंदा या बंदे की जात कोई भी मौजूद न थी वहाँ पर, ना कोई पक्षी चहचहा रहा था, बल्कि मैं अकेला ही वहाँ पर बैठा हुआ था। पुरस्रार चांदनी में न जाने उस जंगल में कैसे कैसे नक्श बन रहे थे। कभी ऐसा लग रहा था जैसे धुओं के मरगोले इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, धुएं से इंसानी शक्ल बन रही है और वो नाच रहे हो मेरे सामने। कभी ऐसा लगता कि जैसे जमीन पर वहाँ पर सांप रेंग रहे हों। साफ तौर पर मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस यही सब हो रहा था। लेकिन अब मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था, मैं तो बस इतना ही देखना चाहता था कि कब खून की बारिश होती है और कब मेरे नज़रों से ये पर्दा हटता है कि वाकई यहाँ पर कोई आसेब है या फिर
ये सब एक झूठ मूठ की कहानियां लोगों ने बुन दी है। जैसा कि लोग अक्सर करते आए हैं वैसे ही कहानियां हैं, या फिर यहाँ पर सच में कोई आसेब है जो लोगों के नजरों से छुपा हुआ है। मैं यही देखना चाहता था कि आखिर यहाँ पर कोई आसेब वासेब है भी या किसी की साजिश है। काफी देर गुजर गई और मैं सोचता रहा। तभी अचानक कोई चीज धप से मेरे सर पर गिरी और अचानक मुझे नमी का एहसास हुआ। मैंने दिलचस्पी से ऊपर देखा कि शायद हो सकता है खून का बरसना शुरू हो चुका है, लेकिन जो चीज मेरे सर पर गिरी थी वो एक बड़े साइज का पका हुआ कीमो था। एक फल था जो मेरे सर पर गिरने की वजह से फट पड़ा था। वो इतना ज्यादा पका हुआ कीमो था कि गिरते से ही वो फट गया था। लेकिन इसी के साथ मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी ज्यादा हसीन हंसी की आवाज सुनाई दी कि मैं दंग ही रह गया कि ये हंसी की आवाज कहाँ से आ रही है। ये किसी बच्चे की हंसी थी जो खिलखिलाकर हंस पड़ा था या हंस पड़ी थी। मैंने जब फटी फटी निगाहों से अपने सामने देखा तो उसके बाद जो मैंने मंजर देखा तो मैं देखता ही रह गया। 8 या 9 साल की वो लड़की थी। ये मेरा अपना अंदाजा था। उम्र ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्या वो इंसान की बच्ची थी? उसने एक बहुत ही हसीन फ्रॉक पहन रखा था। उसके बाल सुनहरी सोने की रंगत के थे और उसका पूरा का पूरा वजूद चांदी का बना हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अप्सरा उतर आई हो। ये एक बचकाना तस्वुर था मेरे जहन में। कहना ये चाहता था मैं कि इस कदर हसीन खूबसूरत लड़की थी वो कि अगर उसे ख्वाबों में भी देखा जाए तो शायद मुमकिन ना हो। कोई ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकता जितनी खूबसूरत वो लड़की थी। वो मुझे देखकर हंस रही थी। गालिबन वो कीमू जो मेरे सर पर गिर पड़ा था और फट गया था, और जिस तरह वो कीमू गिरने की वजह से मैं चौंका था, उस वजह से उस लड़की को मुझ पर हंसी आ गई थी। तभी उसने हंसते हुए कहा, कसम ले लो आप, मैंने नहीं मारा आपको ये फल, ये तो आपके ऊपर से ही गिरा है। मैंने गुस्सेली निगाहों से उसे देखा और कहा कि फिर हंस क्यों रही हो? क्योंकि ये मेरा भी बचपन था। मैं भी उस वक्त इतनी नौजवानी की उम्र में नहीं था, मैं भी बचपने में ही था। तभी वो बोली, तुम डर गए थे ना इसलिए मुझे हंसी चली। किस तरह तुम एकदम बच्चों की तरह चौंक गए? तो मैंने उससे गुस्से से कहा, मैं डरा नहीं था। तभी वो लड़की बोली, डर तो गए थे, झूठ मत बोलो, अब मैंने तुम्हें साफ चौंकते हुए देखा था। वो हंसकर कहने लगी तो मैंने उसे गुस्से में कह दिया, तुम अगर ऐसा लगता है तो तुम मुझे आजमा कर देख लो, मैं डरपोक वरपोक नहीं हूँ, बहुत बहादुर हूँ। तभी वो बोली, डरपोक नहीं हो, बहादुर हो तो फिर तुम उछले क्यों ऐसे? उछल तो ऐसे ही पड़े थे जैसे बहुत बड़े डरपोक हो। तभी मैंने उससे कहा, अरे तो तुमने मुझे कीमो जो मारा था, उछलना तो मेरा बनता ही था। तभी वो बोली, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, वो कीमो ऊपर से ही गिरा था, मैं तो इधर ही बैठी हुई थी। अगर मैं मानना भी चाहूँ तो आखिर मारती कैसे इतनी ऊपर से तुम्हें? फिर मेरे जहन में एक सवाल आया कि इतनी रात को ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है, और इसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है। तो मैंने उससे कहा, मगर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तो उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस बैठी हुई हूँ यहाँ पर। वो भी दरख्त की शाख पर ही बैठी हुई थी। तो मैंने ताज्जुब से उससे पूछा, दरख्त पर तुम बैठी हुई हो, तुम्हें यहाँ पर किसी ने चढ़ाया या तुम खुद ही चढ़ गई इस दरख्त पर? तो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं खुद ही चढ़ी थी। तभी मैंने उससे वही सवाल पूछा जो मैं सवाल की तहकीकात यहाँ पर करने आया था। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुमने यहाँ पर क्या कोई खून की बारिश देखी है क्या? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देखी मैंने तो मैंने उससे कहा, पता है तुम्हें कल यहाँ पर क्या हुआ था? तो वो कहने लगी, क्या हुआ था? तो मैंने उससे बताया कि मैं और मेरे दोस्त हम सब यहाँ पर खेल रहे थे कि अचानक मेरा दोस्त शोएब दरख्त पर चढ़ा, और उसके बाद तो वो ऐसी भयानक चीख से चीखा कि हम सब डर गए। उसके बाद वो चीख मारकर ऐसा गिरा कि माली बाबा के सर पर ही वो गिर पड़ा और हम सबको डरा गया। माली बाबा के सर पर गिरने की वजह से माली बाबा की तो गर्दन की हड्डी ही टूट गई, मगर फिर भी माली बाबा बर्दाश्त कर गए। तभी वो लड़की अचानक से बोल पड़ी, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने कल देखा था। मैं और चौंक गया कि लड़की यहाँ पर मौजूद थी तो हमें क्यों नहीं दिखाई दी। मैंने कहा, तुम कल यहाँ पर मौजूद थी क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम जो बोल रही हो मैंने देखा था। तभी वो कहने लगी, हाँ हाँ मैं यही थी, इसी दरख्त पर तो चढ़ी हुई थी उस वक्त भी। तभी मैंने उससे सवाल किया, अरे हाँ तुम ये तो बताओ, तुम आखिर हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, तुम मुझे नहीं जानते, मैं शुआ हूँ। तो मैंने उससे सवाल किया, तुम शुआ हो वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तो तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा है, आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा था। तभी वो कहने लगी कि हाँ तुमने मुझे नहीं देखा होगा, हालांकि मैं तो तुम्हें कई मर्तबा यहाँ पर देख चुकी हूँ, मगर मेरे जो बाबा है ना, मेरे वालिद जो है, वो मुझे तुम्हारे साथ खेलने की इजाजत नहीं देते। वो कहते हैं इनसे दूर रहना। मैंने अपने बाबा से जिद भी की थी, कहा भी था कि बाबा अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन लोगों के साथ खेल लूं, इन दोस्तों के साथ खेल भी लूं, तो आखिर इस बात में हर्ज ही क्या है? मगर बाबा ने तो साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें इनके साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने उस लड़की से पूछा, कौन है तुम्हारे बाबा? तो उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे वालिद का नाम, मेरे बाबा का नाम नाजिम अरसलान है। तो मैंने उनसे पूछा, हमारी ही बस्ती में रहने वाले हैं क्या ये भी? तो वो लड़की कहने लगी, हाँ हाँ हम भी यहीं रहते हैं, हम लोगों का बसेरा भी यहीं पर है। अब मैं तो हैरान और परेशान हो चुका था। मैंने उस लड़की से सवाल किया, लेकिन आज तक मैंने तो ना तुम्हें कभी देखा है, ना तुम्हारे परिवार के बारे में कभी सुना है, मैंने तुम्हारे वालिद साहब का नाम ही अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है। तभी वो लड़की बोली, खैर छोड़ो, इन सब बातों में रखा क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, नीचे उतरो और मेरे साथ खेलो।
मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं नीचे उतरा और उसके साथ खेलने ही लगा था कि अचानक रात का पहर गुजरने लगा और वो कहने लगी अब मेरे घर जाने का वक्त हो गया है। मेरे बाबा ने मुझसे कहा है कि चांद की चांदनी जब तक रहे जब तक ही बाहर रहना, उसके बाद अपने आशियाने में आ जाना, अपने घर में आ जाना। और मेरे बाबा वैसे भी बहुत सख्त मिजाज हैं। मैंने उससे एक और सवाल दाग दिया। मैंने कहा मगर तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने इतना पूछा तो वो मुझे तजस्सुस से देखने लगी और फिर बोली तुम क्या चलोगे मेरे घर जो घर का पता पूछ रहे हो? तो मैंने कहा चलो चलते हैं, मैं तो सुबह तक फ्री हूँ, सुबह तक ही घर जाऊंगा। सुराख से अंदर दाखिल होकर मैं तो अपने कमरे में अंदर जाकर सुबह भी सो सकता हूँ, मुझे कोई भी जगाता नहीं है जब तक मैं खुद भी न जागूं। कभी कभी तो सोते हुए मुझे सारा दिन का दिन गुजर जाता है। वो मेरी बात को सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगी और फिर बोली तुमने अपना नाम नहीं बताया, मुझे तुम्हारा नाम जानना है, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने उसे बहाना बनाते हुए कहा कि तुमने मेरा नाम पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं, मेरा नाम शाजिल है। अच्छा शाजिल। और वो हंसने लगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।